So hello everyone, good morning again. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं आज दिन में। तो एज पर इंग्लिश जो दिन में पहली बार मिल रहा होता है उसके लिए हम लोग गुड मॉर्निंग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट बैड। रिवीजन आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं। उनमें से है सबसे पहला जो आता है वो था मोशन का डिफिनीशन। मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। सो मोशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट इज अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position, when it changes its position, changes its position with respect to time, with respect to, so with respect to को शॉर्ट में हम लोग WRT लिख देते हैं, with respect to time, with respect to another body, another body। ठीक है। और ये जो अनदर बॉडी है इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, या आप बोल सकते हो रेफरेंस बॉडी। तो दोनों एक ही चीज है। रेफरेंस मतलब उसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, जो इस मोशन को देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है। तो रेफरेंस बॉडी आप कह सकते हो, आप इसको ऑब्जर्वर भी कह सकते हो, आप इसको ऑब्जर्वर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जर्वर। सो डेफिनेशन में भी आप जो वर्ड चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंपल वर्ड है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक कोई भी बॉडी को हम लोग मोशन में तब कहेंगे व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अब यहां तक कोई ऐसा हार्ड इंग्लिश वर्ड आता नहीं है। जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बताया था कि पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेरियस मीन, है ना। पर हम लोग फॉर क्लास 9th या बोल सकते हो कि अप टू क्लास 12th हम लोग जिस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट शायद अभी तक आप लोग पढ़ भी चुके होंगे मैथ्स में। तो जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं उसको आप रिलेट कर सकते हो फिजिक्स के साथ, बिकॉज मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स जो है वो फिजिक्स को फॉर्मूले को फिजिक्स में फॉर्मूला तैयार करने के लिए या चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए ही मैथ्स को बनाया गया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के द्वारा हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन तरह का एक्सिस होता है। तो हम लोग जो पोजीशन है, पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन दिस एक्सिस। फॉर क्लास 9th हम लोग जेड एक्सिस को कंसीडर नहीं करने वाले हैं, तो वी विल ओनली गो थ्रू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओनली, है ना। वी विल गो थ्रू ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां से ही हम लोग इसी के ऊपर ही कमांड करने वाले हैं। जो पोजीशन होगा हम लोग इसी पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का जो स्पेस है, हमारे अगल बगल जहां पर आप बैठे हुए हो करेंटली, वहां का भी जो स्पेस है आप उसको 3 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन वॉच ओवर हियर कि ये आपका रूम है। ऑफ कोर्स आप रूम में बैठे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कोई जिसके पास टावर नहीं होगा वो बाहर भी बैठा होगा, पर यू कैन इमेजिन कि आपके पास जो रूम है उस रूम के आप जो तीनों वॉल हैं, एक हो गया ये वाला, आप इसको बोल सकते हो, यू कैन से दिस इज एज अ वाई एक्सिस। ये आपके जो बॉटम में जो दोनों साइड है इनमें से किसी एक को आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, किसी दूसरे को बोल सकते हैं जेड एक्सिस। ये भी कोई फिक्स नोटेशन नहीं है, हमारा मर्जी जिसको एक्स माने। कृष्णा जेड एक्सिस ड्रॉ करने के लिए देखिए उसके लिए आपको 3D में जाना पड़ेगा। मैंने ये 2D ड्रॉ किया है, अगर मुझे 3D ड्रॉ करना होता तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता। कृष्णा देखिए
ये है ना, ये कुछ ऐसा एंगल पर लेकर जाता और ये कुछ ऐसा एंगल पर लेकर के जाता। ये एक मेथड है 3D ड्रॉ करने का। एक राज की बात बता रहा हूँ, ये आप इंजीनियरिंग में जाके सीखेंगे। अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ दो एक्सिस को 30 डिग्री पर रखिए, अराउंड 30 डिग्री, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, अराउंड 30 डिग्री रखिए, और एक साइड को इसके परपेंडिकुलर रखिए। ये हमेशा 30 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से आपका 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है कोई भी, है ना। तो एक एक तो एक्सिस में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बहुत सारा मीन है, आप जैसे मर्जी वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए बहुत बार ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं। विजिबल है स्क्रीन? यस। ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट को, ओरिजिन पर ही मैं एक पॉइंट बना करके इसको बोल सकता हूँ कि ये जेड एक्सिस है। क्यों जेड एक्सिस है? ऐसा इमेजिन करिए कि ये जो पेन है आपको जो दिख रहा है, ऐसा मैं एकदम कैमरे के सामने एकदम सीधा रख रहा हूँ। क्या आपको इसका लेंथ दिख रहा है? एनीवन, कोई भी मुझे बता सकता है कि क्या आपको इसका लेंथ दिख रहा है? बोलिए यस नो, कोई तो बोलो। नो सर। नो, नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो जेड एक्सिस का जो लेंथ है ना, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी कहीं, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, और ये इसका फिगर बनाएगा, तो उसको क्या दिख रहा होगा? ये एक्स एक्सिस दिखेगा, ये वाई एक्सिस दिखेगा, लेकिन ये जो जेड एक्सिस है ना, ये आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगा। तो यहां से जो जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसा जा गया होगा, उसको हम लोगों ने एक पॉइंट बना दिया। तो वैसे भी नॉर्मली हम लोग जेड एक्सिस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो 3 डायमेंशनल वो हो जाता है, 3 डायमेंशन का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आदित्य, जो आपके क्वेश्चन थे कि जेड एक्सिस कहाँ है, देखिए आदित्य, हाँ आपका जो ये भी है कि जेड एक्सिस हाइट के लिए है। ऐसा कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा ये एक्सेप्टेड नहीं है कि आप हाइट को ही जेड एक्सिस लीजिए। किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। तो आपके ये मर्जी के ऊपर है कि आप किसको एज्यूम कर रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम नहीं लेंगे, मेरा मर्जी, ये मेरे मर्जी के ऊपर है। पर होता क्या है कि नॉर्मली लोग एक्स एंड वाई के हैबिचुअल है बोलते बोलते, इसलिए हमें, हम लोग भी सोचते हैं कि चलो एक्स एंड वाई एक्सिस ही कंसीडर किया जाए, ताकि मतलब चीजें आप ये बचपन से सुनते आ रहे हो, इसलिए आपके कान इसके हैबिचुअल हैं, चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज ऐसा कोई फिक्स्ड हार्ड एंड कन्वेंशनल रूल नहीं है कि आपको हाइट को जेड लेना है, लेंथ को एक्स एक्सिस लेना है, विड्थ को वाई एक्सिस लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। करेक्ट? So this is x-axis and this will be your negative x-axis. Similarly, if it is y-axis, this will be your negative y-axis. है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आपके जो स्पेस हैं
मैंने हाइट को y माना है और जो लेंथ है ये कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा ये। तो हाइट को हमने माना है ये हो गया y एक्सिस और ये जो होगा दैट विल बी योर x एक्सिस। तो हमने इस तरह का आपको कंसीडर बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए कहीं पर भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, किसी भी पॉइंट पर स्पेस में कहीं पर भी होगा, हर एक पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। दैट इज योर पोजीशन, करेक्ट, दैट इज योर पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया, इसका मैं बोलता हूं कि ये x1 डिस्टेंस पर है, तो करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का कुछ हाइट भी होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये y1 डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, y1। ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, इसका पोजीशन बता रहा है ना। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये x2 है और y का वैल्यू हो जाएगा 0, तो x2, 0 इसको बना देंगे। इसको क्या बनाएंगे, x1, 0। ये सब चीजें आप मैथ्स में जान चुके हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पोजीशन है, ये पोजीशन हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग पोजीशन को x और y के टर्म में नॉर्मली डिनोट कर देते हैं। अब डिफिनीशन में ये बोला गया था कि दिस इज द चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन का चेंज होना मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाना, यहां से यहां पर मूव करके आना, यही सब हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, है ना। इसके आधार पर जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा एंड एक और क्या होता है सर, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स नहीं यार, एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है ना, जो भी होता है वो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। सो जो भी इनके इन टर्म्स में एक्स वाई के टर्म्स में, इस आधार पर हम लोग मोशन को डिवाइड किए थे 3 पार्ट में टोटली एक्चुअली में, यस, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। सो पहला जो था उसको हम लोग बोले थे 1D मोशन। 1D मोशन, 1D मोशन हम लोग किसको बोलते थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगा, उसको हम लोग बोले थे 1D मोशन। एक डायमेंशन का मतलब क्या, या तो x बदलेगा या तो y बदलेगा, दोनों नहीं बदलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, या तो x बदलेगा या तो y बदलेगा। जैसे इस पाथ को अगर आप गौर से देखेंगे a और b के बीच में, तो y यहां पर भी 0 है, y यहां पर भी 0 है, दोनों में से y चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन। अगर ऑब्जेक्ट किसी इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाता है या ऐसा सीधे ट्रेवल करते हुए जाता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा होगा हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर इसका एक्स एक्सिस चेंज होगा, वाई एक्सिस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट अगर ये पाथ को चूज करता है, पाथ नंबर 2 को, तो देखिए हर एक पॉइंट पर इसका वाई एक्सिस भी चेंज होगा और एक्स एक्सिस भी चेंज होगा। तो ये 1D मोशन नहीं है। यहां पर x1 कोऑर्डिनेट था, इस पॉइंट पर आते ही आपका कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाएगा। इस पॉइंट पर आते ही मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट हो गया x3 और y हो गया समथिंग कुछ y3। इसका मतलब x का भी वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पर x का भी वैल्यू चेंज हो गया, और y जो 0 था अब कितना हो गया, y3 हो गया। तो यहाँ पर x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, 2D मोशन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं x, y, z, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3D मोशन। आई होप कि ये आपको रिवाइज हो गया होगा, चीजें याद आ गई होगी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो आपका जो शॉर्ट में अगर मैं डिफिनीशन लिखूं, तो ओनली वन डायमेंशन विल चेंज, ओनली वन डायमेंशन विल चेंज, ओनली वन डायमेंशन विल चेंज, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डायमेंशन विल चेंज, ओनली
टू डायमेंशन विल चेंज, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, ओनली 3 डायमेंशन, ओनली क्या, तो 3 डायमेंशन है हमारे बियॉन्ड है। इनके कुछ एग्जांपल्स भी बताया था। 1D मोशन का मतलब क्या हो जाता है, 1D मोशन के एग्जांपल में आप लिख सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन, या कह लीजिए कि लीनियर मोशन, या कह लीजिए ट्रांसलेटरी मोशन, जो कहना आप कहिए, वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं 1D। किसी को कुछ डाउट है जरूर लगता है, सर किसी को भी तकलीफ है तो हाँ जी बोलिए। सर एक बार ट्रांसलेटरी मोशन समझा दीजिए ना। क्या विषय, सर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मतलब ट्रांसलेशन, सीधे जाना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मतलब आप कह सकते हो कि लीनियर मोशन, ठीक है सर, समझ गए। ओके। 2D मोशन का एग्जांपल भी मैंने बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी आता है किसके अंदर, 2D मोशन के अंदर में आता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, किसी भी बॉल को आप हवा में फेंकते हो, पत्थर आप हवा में फेंकते हो, क्रिकेट खेलते हो, बॉल एक पाथ फॉलो करता है। जैसे यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर एक बॉल को जाना है तो ये कैसे ऐसे हवा में उड़ते हुए जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको आप कह सकते हो कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। दूसरा एग्जांपल इसमें क्या था, सर्कुलर मोशन भी इसका एक एग्जांपल था। अगर आपको याद होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ हम लोग सर्कुलर मोशन को भी कंसीडर कर सकते हैं इसमें, ओके। सो इट कैन आल्सो बी टेकन एज सर्कुलर मोशन। ये भी एक 2D मोशन में ही आता है। 3D मोशन, 3D मोशन का मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन के लिए हमने बताया था कि इसका कुछ ऐसा ही, मतलब स्पेशली इसके लिए कुछ मोशन का हमने नाम नहीं बताया था। वो ये था कि एक जो मक्खी है बी फ्लाइंग इन अ रूम, अगर एक नॉर्मल मक्खी रूम में फ्लाई कर रही है, फ्लाइंग इन अ रूम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक 3 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। एक रॉकेट है जो आसमान में उड़ रहा है, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन, करेक्ट। तो ये था एक एग्जांपल 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन का। हमारे सिलेबस में अभी लीनियर मोशन है, हमारे सिलेबस में अभी लीनियर मोशन है। सर बात करेंगे वो सब लीनियर मोशन से रिलेटेड बात करेंगे, डोंट हैव एनी रिलेशन विद दिस। सर हाँ अभिषेक बोलिए। सर मान लीजिए आप है ना बॉल, सर मान लीजिए आप बॉल फेंके और ए से बी चला गया, क्या बोल रहे वहां हो, पे कोऑर्डिनेट वही एक मतलब जो ग्राफ है सर इसी पे। जो सर मैंने हमें ग्राफ ना ड्रॉ किया यहाँ प्रोजेक्टाइल पर, मोशन 2 डायमेंशनल का, सर प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जांपल है, जहां पर आप कोई बॉल थ्रो करते हो ना, यस सर। में आपने बॉल को फेंका, सर तो मान लीजिए आप, तो सर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में फेंकेंगे तो जरूरी है कि उसका दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा ही। आप ऐसे उसको क्या बोलते हैं तुम लोग, हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको घुंघरावटी बोलते हैं, डुगरा के। हाँ, अगर आप बॉल को एकदम जमीन से ऐसा फ्लैट आप बॉल को थ्रो करते हो तो वहां पर तो एक ही डायमेंशन चेंज होगा ना, दैट विल बी लीनियर मोशन। वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं सर। लेकिन अगर आप बॉल को हवा में फेंक दिए तो इसका दोनों डायमेंशन चेंज होगा, ये तो कंफर्म है। हाइट जाएगा ही जाएगा, हाइट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा हाइट, इसका मतलब वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, हाँ समझ गए सर। ठीक है। यस सर। ओके, आते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसके बाद हम लोग 1D मोशन करने के बाद, जस्ट अ मिनट, हम लोग पेज 3 पर थे। अब हम लोग आ जाते हैं पेज 4 पर, ठीक है। हाँ, तो 1D मोशन करने के बाद
2D मोशन, ये 3D मोशन डिवीजन के बाद हम लोगों ने मोशन को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मोशन को हम लोगों ने दो पार्ट में भी डिवाइड किया था, और वो कौन कौन सा मोशन था? दैट वाज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा और एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मिटी के आधार पर हमने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, 1 एंड 2। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया था? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो जाता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना? इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अब ये देखिए यहां पर है आपके लिए डेंजर साइन। डेंजर साइन इसलिए क्योंकि ये जब एग्जाम में पूछा जाता है सेम क्वेश्चन तो बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, है ना? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। टाइम इंटरवल यहां पर कांस्टेंट रहेगा, है ना? ओके, बिल्कुल कृष्णा, बिल्कुल आते हैं उसके ऊपर भी। सो इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल टाइम इंटरवल दोनों ही केस में सेम रहेंगे। इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल डिस्टेंस, ये इसके आधार पर आप डिसाइड करिएगा कि ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एक मैं फॉर्मेट बोल देता हूं, वो फॉर्मेट वही है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जो हम लोगों ने मोशन के लिए जो पहला लाइन इस्तेमाल किया था, ये सब जगह इस्तेमाल करिएगा बेझिझक। बॉडी इज said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal time interval. That's it. Non-uniform. A body is said to be non-uniform motion when it covers unequal distance in equal time interval. In equal time interval. दोनों जगह हमने टाइम को क्या माना है? कांस्टेंट माना है। याद रखिए, ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमें कंपेयर करना है दो डिस्टेंस के बीच में, हमें कंपेयर करना है दो डिस्टेंस के बीच में, तो हमें किसी को तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप किसी चीज का आप लंबाई मेजर करते हो तो बोलते हो कि ये चीज लंबा है, ये चीज छोटा है, तो किसी का तो रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में, है ना? लंबा है तो हाथी से लंबा है कि इंसान से लंबा है? किससे लंबा है? व्हेल मछली से लंबा है कि कुतुब मीनार से लंबा है? किससे लंबा है? अगर इंसान लंबा है, एक आदमी लंबा है, तो एवरेस्ट से छोटा है। जो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा उसी के रेस्पेक्ट में आप बात करेंगे। तो हमारे लिए जो यहाँ पर रेफरेंस होगा वो क्या होगा कि हमारा टाइम इक्वल होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम में ही जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करिए उसी के साथ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको कार्टेशियन साइन पर रिप्रेजेंट करें, मतलब बोला जाए कि अगर हम लोग पोजीशन लाइन पर अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन को कुछ हम लोग डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस, और मैंने पहले ही बोला कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे अब लीनियर वन डायमेंशनल मोशन के लिए बात करेंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा ओरिजिन हो गया, और एक ऑब्जेक्ट जो कुछ इस तरह का अपना पोजीशन ग्राफ कुछ हमने ड्रॉ कर लिया है ना? ये हमारा पोजीशन ग्राफ हो गया। एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ यहाँ पर है -2 मीटर पर, है ना? और यहाँ से ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट किया। 1 सेकंड के बाद ये आ जाता है -1 पर, फिर 1 सेकंड के बाद ये आ जाता है 0 पर। मतलब इसका जो मोशन है कुछ इस तरह से है ना? ये ऐसा ट्रैवल कर रहा है, और हर 1 सेकंड में इसको जो टाइम लग रहा है
1 सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ये लगभग 1 मीटर कह लीजिए, किलोमीटर कह लीजिए, जो आपको यूनिट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग ये 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है हर 1 सेकंड में। यहाँ पर भी ट्रैवल किया 1 मीटर, यहाँ पर भी ट्रैवल किया 1 मीटर, यहाँ पर भी ट्रैवल किया 1 मीटर, है ना। मान लीजिए जहां से ये स्टार्ट किया होगा उसको मान लेते हैं t = 0। तो पहला 0 to 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर। 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर। 2 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर, है ना। और 0 से 1 सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल हो गया वो कितना हो गया? 1 सेकंड। ये भी हो गया 1 सेकंड, ये भी हो गया 1 सेकंड। तो कुल मिला जुला करके जितना हमारे पास टाइम इंटरवल है वो है 1 सेकंड। हमने इक्वल मान लिया सबके लिए। पर यहां पर संयोग से जो डिस्टेंस कवर किया ये भी सारे केसेस में इक्वल ही आए। इसको हमने क्या कह दिया? यूनिफॉर्म मोशन। दिस विल बी ट्रीटेड एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पर यहीं पर अगर हम लोग कोई एक दूसरा ग्राफ लेते हैं जहां पर बॉडी को अगेन वो मूव करता है कुछ ऐसे ही पोजीशन से, मान लीजिए कि ये पोजीशन उसका हो गया 0, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, और इधर हो गया 1, 2, 3, ऐसा कुछ पोजीशन हो गया इसका। ये हो गया -1, -2, -3। एक ऑब्जेक्ट जो है वो t = 0 पर, मतलब एट द बिगिनिंग वो कहाँ था? वो खड़ा होता है -3 वाले पोजीशन पर, और वहां से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। 1 सेकंड में वो चला गया एकदम से दौड़ करके -1 पर, ठीक है। अगला 1 सेकंड में वो थोड़ा सा धीरे हो गया और वो चला गया 0 पर, और अगला 1 सेकंड में, आखिरी के 1 सेकंड में ये अपना पूरा दम लगा दिया और सीधे पहुंच गया यहाँ पर पूरी तरह। दिस इज 1, 2 and 3, ठीक है। जो इसमें टाइम लगा, टाइम इंटरवल मैं कांस्टेंट रखता हूं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। यू कैन सी हियर कि इस टाइम इंटरवल में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल किया 2 मीटर, यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, और यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है 3 मीटर। दैट मीन्स कि टाइम इंटरवल कांस्टेंट होते हुए भी 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल किया? पहला 2 मीटर ट्रेवल किया, है ना। ये कौन सा टाइम इंटरवल है? 0 से 1। 1 से 2 में जो इसने ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 1 मीटर, एंड 0 से 0 बोल रहा हूँ 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में इसने ट्रेवल कर लिया लगभग 3 मीटर। टाइम इंटरवल अभी भी कितना है? 1 सेकंड का ही है। टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं है, 1 सेकंड ही है तीनों ही केस में। बट इस टाइम इंटरवल में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग है। किसी में 2 मीटर है, किसी में 1 मीटर है, किसी में 3 मीटर है। तो ये जो एग्जाम्पल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं कृष्णा, हम लोग अनइक्वल टाइम इंटरवल नहीं ले सकते हैं। अनइक्वल टाइम इंटरवल इसलिए नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अनइक्वल टाइम होगा तो कभी भी हम बराबर कर सकते हैं ना। जैसे यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा, इसको उल्टा आप ऐसे पूछिए कि 2 मीटर चलने के लिए क्या टाइम अलग अलग हो सकता है? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या अलग अलग टाइम पॉसिबल है? अगर अलग अलग टाइम पॉसिबल है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे फिर कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो ठीक है, वैसे रिवर्स में ये भी एक करेक्ट है, कर सकते हैं यार, बिल्कुल परफेक्ट। अगर 2 मीटर अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं कि 2 मीटर हमको ट्रैवल करना है ना, अलग अलग हर 2-2 मीटर,
2 मीटर का 3 सेक्शन मैंने बना दिया, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और देखते हैं कि हर 2-2 मीटर में इसको कितना टाइम लगता है। अगर टाइम तीनों सेक्शन में बराबर आया तो यूनिफॉर्म, तीनों सेक्शन में बराबर नहीं आया तो नॉन यूनिफॉर्म। वैसे भी सोच सकते हो, है ना। बट द बेस्ट मेथड इज दिस वन, कि आप टाइम को फिक्स कर दीजिए, अल्टीमेटली वो जिस स्पीड से चल रहा है उस हिसाब से उसका डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को कृष्णा? मैं जो बोल रहा था कि आप 3 अलग अलग सेक्शन ले लीजिए, एक सेक्शन आप ले लीजिए यहां से यहां तक 2 मीटर, है ना, एक और सेक्शन ले लीजिए यहां से अगेन 2 मीटर, और एक और सेक्शन ले लीजिए 2 मीटर, ये एक और 2 मीटर। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो सब में जो टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल होगा, टी टी टी। टी इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड वॉटएवर, जैसा इसका स्पीड। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो यहाँ पर इसका टाइम कुछ भी हो सकता है, T1 T2 T3, तीनों इंटरवल में अलग अलग टाइम आएंगे। अगर अलग अलग टाइम आ गए तो मैं बोल दूंगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यस और नो। तो ये भी एक तरीका है, पर हम लोग ये इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, यही मेथड से जाए। तो इसके आधार पर हम लोगों ने मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और चीज जो हम लोग किए थे, वो ये था, जस्ट अ मिनट, सो एक और चीज जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था रेफरेंस फ्रेम के बारे में, है ना। रेफरेंस फ्रेम, इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, बट मैंने आपको हिंट दिया था कि देखो रेफरेंस फ्रेम हमारे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना गहरा है, आप समझ सकते हो कि रेफरेंस फ्रेम इज द बेसिक, बोल सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन। जो आइंस्टीन के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था वहां पर रेफरेंस फ्रेम का सबसे बड़ा रोल था। ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम होता है वो जगह जहां से बैठ करके ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करता है। फिर से मैं बोलूं, ये वो जगह है, ये वो फ्रेम है। फ्रेम का मतलब क्या? जहां पर फोटो लगाते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ फ्रेम है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है चुपचाप, है ना। दीवार पर फोटो टंगा हुआ और वहां से चुपचाप देख रहा है कि आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब जो रेस्ट में, जो दीवार पर टंगा है बेचारा रेस्ट में है ना, आप घूमेंगे फिरेंगे वो वहीं पर चुपचाप बैठा रहेगा, वो एक रेफरेंस फ्रेम है। दूसरा रेफरेंस फ्रेम का एग्जांपल है, आप मॉल वगैरह में गए होंगे, वहां पर लिफ्ट लगा रहता है और लिफ्ट वो शीशा का होता है, मतलब ग्लास लगा होता है। तो आप जब उस लिफ्ट में चढ़ करके चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, तो एक रेफरेंस फ्रेम वो भी है। अब आप कहाँ हैं? आप हैं उस लिफ्ट के अंदर, जो लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, और आप ऊपर जाते हुए चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें आपसे नीचे जा रही हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे हो, चीजें आपसे नीचे जा रही हैं। कभी आप बैठ करके ऑब्जर्व करिएगा, इमेजिन करिएगा, है ना। अगर आप पहले बैठे हो तो उसको याद करिए उस मोमेंट को, और नहीं याद आ रहा है तो अगले बार जब जाइएगा तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, है ना, कि हमने मोशन में ये चीज पढ़ा था। नॉट ओनली कि आप जाएंगे जब वहां पर लिफ्ट में जाएंगे तो ही ध्यान में रखिए, जब भी आप गाड़ी पर भी बैठेंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जब भी आप बैठते हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है। जब आप रोड के किनारे खड़ा होकर के देखते हैं आप एक दूसरे फ्रेम में, कौन सा फ्रेम में है? वो फ्रेम है अर्थ का, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जहां पर आप अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 4 व्हीलर के ऊपर बैठते हैं आप मोशन में हो जाते हैं, आपकी गाड़ी स्पीड में चलने लगती है तो चीजें आपसे ऐसा लगता है कि सब पीछे जा रहा है, हम आगे नहीं जा रहे हैं,
दूसरा चीज हमसे पीछे जा रहा है ना। अगर हम एक्सेलरेशन में है, हम अगर स्पीड हमारी बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि जो पीछे जा रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है ना। और वैसे भी ये ह्यूमन नेचर है, लोग दूसरे को देख करके ही जीते हैं। हाँ, तो रेफरेंस फ्रेम वही है जहां से, जिस घर से, घरौंदा से, झोपड़ी से, जो कह लीजिए, जहां से ऑब्जर्वर बैठ करके ये सारा मोशन या फिजिक्स या गेम या जो कह लीजिए उसको ऑब्जर्व करता है, दैट्स इट, है ना। तो दिस इज अ पॉइंट, पॉइंट या फ्रेम फ्रॉम वेयर, फ्रेम फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर observes the मोशन को वो बैठ के ऑब्जर्व करता है। जैसे ही फ्रेम बदलता है, मोशन बदल जाता है। इसका हमने एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे मान लीजिए कि आप लोग दो दोस्त जा रहे हो, नॉर्मली अभी तो बहुत सारे लोग बाइक चलाते होंगे या नहीं भी चलाते होंगे, आई डोंट नो। तो होपफुली मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूं कि आप लोग साइकिल चला रहे हो, दो दोस्त मिल करके अगर आप लोग एक साइकिल चला रहे हैं और दोनों दोस्त को अगर बात करना है, तो आपको स्पीड सेम रखना पड़ेगा। ये तो कॉमन चीज है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, बचपन से ये देखते आ रहे हो, है कि नहीं। हम लोग ये सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर आपको दो दोस्तों को बात करना है, दो दोस्त के बीच में बात करना है, तो दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, तभी जाकर के ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के फेस को देख पाते हैं। अब एक दोस्त रोड के किनारे खड़ा है, हा? एक दोस्त रोड के किनारे यहाँ पर ऑन द बैंक ऑफ द रोड, और दूसरा जो दोस्त है वो साइकिल पर बैठ के जा रहा है। क्या वो दोनों आपस में बात कर पाएंगे? थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये दूर चला जाएगा तो ये भी अपने आप दूर हो जाएगा, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप फोर व्हीलर के अंदर बैठते हो, परिवार के साथ जाते हो, सब मिल करके आपस में बातचीत करते, हंसते खेलते जाते हैं, पर क्यों जाते हैं? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम होता है। उसके अंदर में जितने भी आपके फैमिली है, सब, अगर आप 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, गाड़ी भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, वो इंसान जो उसके अंदर बैठा है वो भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, तो सबका वेलोसिटी सेम है, सबका वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। तो ये हमें बताता है कौन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था, दो तरह का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर आप लोगों को याद हो तो कोई हमें बताए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। सर इनर्शियल एक्सेलरेटर फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है, और नॉन बिल्कुल, इनर्शियल फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जो इनर्शियल फ्रेम है वो उसको कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, और नॉन इनर्शियल इसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो। करेक्ट? सही है ना? बिल्कुल सही है, वेरी गुड अहमद। सो ये दो तरह का फ्रेम होता था। जितना भी हम लोग लॉज पढ़ेंगे, फिजिक्स का जितना भी हम लोग लॉज पढ़ेंगे, ये सब नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ेंगे, सब नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ेंगे। तो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम हमें नहीं पढ़ना है? ये भी पढ़ना है, पर उसको कैसे इनर्शियल फ्रेम बनाना है वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। या अभी आप लोग जब फोर्स हम लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मैं बताऊंगा। स्यूडो फोर्स नाम का एक चिड़िया है जो हम लोग को मदद करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलने के लिए। तो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट वहां पर आता है ना। कुछ डाउट पूछा गया है अभिषेक आनंद के तरफ से। जो पुलिस जो पीछे बैठा है एक ही कार में, अभिषेक आप जो कार में आपके जो पीछे बैठा है, जो आपसे आगे बैठा है, जो आपके चारों कॉर्नर पर जो चक्का है, ये सबका स्पीड एक ही होगा। ये आप
मान लीजिए कि ये आपका अगर एक कार है, अगर कार में आप आगे बैठिए पीछे बैठिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कार में हैं तो इसका हर एक पार्टिकल का स्पीड, या आप बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है ये हमेशा सेम होगा, अदरवाइज चक्का चारों कोना पर अलग अलग हो जाता। ये देखो कैसा कार बन गया, सरकारी कार है ये, जूम कर सकते हो। मान लीजिए कि ये आपका कार हो गया है, मानने में क्या जाता है, मानो ठीक है। ये आपका एक कार हो गया, कार का हर एक पार्टिकल का जो स्पीड होगा ना ये सब का सेम होगा, चाहे वो पीछे बैठे, चाहे वो आगे बैठे, चाहे वो छत पर बैठे। अगर मान लो कि इसका स्पीड अलग अलग होता, रिवर्स सोचते हैं, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लीजिए कि सबका स्पीड अलग अलग है, आप आगे बैठे आपका स्पीड अलग है, हम पीछे बैठे मेरा स्पीड अलग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि आप 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा के बाद आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, 60, और मेरा स्पीड अगर आपसे कम है, क्योंकि हम पीछे बैठे हैं, मेरा स्पीड अगर मान लीजिए कि 55 है, तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 55 किलोमीटर। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये गाड़ी चल रही है और 1 घंटे के बाद हमारे और तुम्हारे बीच में जो डिस्टेंस का गैप होगा वो होगा 5 किलोमीटर। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही बुलेरो में सब लोग एक साथ निकले, 1 घंटा के बाद एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी पर है, दूसरा 55 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। गाड़ी का नॉट ओनली आगे पीछे, पूरा उस गाड़ी का हर एक पार्टिकल, हर एक एटम, आप और माइक्रो में जाइए, हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल, सबका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही होगा, अगर गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ओके ग्रेट, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल हम लोग उसको बोलेंगे जिसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन अपन लोग पढ़े नहीं है, तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पर अभी हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। तब भी याद रखिएगा मैंने टर्म इस्तेमाल किया है वेलोसिटी, ना कि स्पीड, दोनों में अंतर है। अगर मैं स्पीड बोलूंगा तो डायरेक्शन को काउंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो मैं डायरेक्शन को भी काउंट कर रहा हूं, है ना। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब वो या तो बॉडी रेस्ट में होगा या बॉडी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा होगा। करेक्ट। यहां तक किसी को कुछ डाउट है कहीं पर, जिसको कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई समस्या? ओके, नो, चलिए कोई बात नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ये सब कुछ तो हो ही चुका है। एक हमने जो डिस्कस किया था वो था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता था, हम लोग उसको मानते थे पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ इसके डिस्टेंस कवर्ड के मुकाबले काफी छोटा हो, है ना। द लेंथ ऑफ द बॉडी शुड बी इनकम्परेबल, और बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी, है ना। जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके रेस्पेक्ट में इसका जो लेंथ होगा वो नेग्लिजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए आपके पास जो कार है उसका जो डिस्टेंस मतलब जो लेंथ है ये कुछ 20 फीट के आसपास है, 20 फीट
बहुत बोल दिया, आई थिंक 20 फीट होता ही नहीं है, लगभग वो 1.5 मीटर के आसपास होता है, और 1 मीटर में 3 फीट होता है ना। तो 1.5 मीटर में कितना हो गया, 4.5 फीट, 5 6 6 फीट 7 फीट मानिए ना, एक 8 फीट का चलिए गाड़ी है, और 8 फीट का गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका लगभग हो जाएगा, मान के चलिए 500 किलोमीटर ये चल दिया, या 200 किलोमीटर चल गया, बेगूसराय से उठा और डायरेक्ट पटना को पहुंच गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 किलोमीटर, गाड़ी का लंबाई कितना, 8 फीट। अब 200 किलोमीटर में 8 फीट आप जोड़िए या कम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 200 किलोमीटर इज डिफरेंट थिंग, 300 किलोमीटर 8 फीट इज डिफरेंट थिंग, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप दूसरे एग्जांपल से समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, किसी को आपने उधार दिया 1 लाख रुपया, और उसमें से सामने वाला आदमी आपको 5 रुपया रिटर्न नहीं किया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेग्लेजिबल है ना, उतना तो हम लोग छोड़ सकते हैं, 5 रुपया 1 लाख रुपया में कोई मायने नहीं रखता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर लार्ज डिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, और लार्ज डिस्टेंस में से हम लोग अगर फीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये कार नहीं है, कार की जगह पर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कोई छोटा सा पार्टिकल है जो कि इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वहां पर हम लोग इसके डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, दैट इज विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये हम लोग चीजें इस चीजों में हम लोग किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग किए थे, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने किया था कि मतलब जो पोजीशन होता है, जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस जो पाथ कवर करता है, तो उस पाथ कवर का जो लेंथ है उस आधार पर हम लोग डिवाइड किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था कि दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दिस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, actual path covered by body। जबकि डिस्प्लेसमेंट का उसका पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट के इसके पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इसको हम लोग बोलते थे कि द shortest distance between, ये भी देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं बिटवीन का, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमारा मतलब है, यहाँ पर मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये पता करना कि इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है, ये चीज हमें सिर्फ पता करना है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बनाता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है और ए से ये ट्रैवल कर रहा है कुछ इस तरह का पाथ, घूमते घूमते ये आ गया कुछ, ये यहाँ पर आ गया बी पोजीशन पर आ गया। सो ये ए से बी तक जाने के लिए इस पाथ पर गोल गोल घूम रहा होगा, है ना। इस पाथ का अगर मैं टोटल डिस्टेंस मेजर कर लूं, जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे आप मीटर और टेप लेके घूमते रहिए, जो एक्चुअल डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अभिषेक नहीं भाई, ये एग्जाम में आप यूज मत करिएगा, ये सब देखिए कुछ कुछ जो नोटेशंस है ना, ये हम लोग शॉर्ट में अपने लिए बनाए, इसलिए बनाए ताकि अगर आप, चलो ठीक है अभी हमारे पास समय है, बिल्कुल इस्तेमाल हम लोग लिख सकते हैं, बिटवीन टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ जो टर्म है विथ रेस्पेक्ट टू, WRT, ये इतना बार इस्तेमाल होता है कि आप कितना बार लिखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू, लंबा वर्ड है, इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया। बिटवीन इतना बार इस्तेमाल होता है कि इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दिया,
स्लैश डब्ल्यू, बिटवीन समझ गए। वैसे ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म ये एन इस्तेमाल कर लिए। ये हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन है ना। आप एग्जाम में नहीं इस्तेमाल करिएगा इसको, बिकॉज ये सामने वाला बंदा समझेगा नहीं कि क्या लिखा क्या हुआ। और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो बगल में जरूर लिख दीजिएगा कि सर प्लीज कंसीडर बी अब्लिक डब्ल्यू इज इक्वल टू बिटवीन, तो वो भी समझ जाएगा कि अच्छा ये है क्या। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो बेशक करिए, बट आप सामने वाले को जरूर बताइए कि मैं ये काम किया, बताइए उसको, वो समझ जाएगा। तो ठीक है, तो पेपर लिखने का जो मैंने तरीका भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि इस तरह से पेपर लिखा जाता है, उसके पीछे का रीजन भी बताया था क्यों किया जाता है। क्योंकि आपका पेपर हो सकता है कि कोई साउथ इंडिया का टीचर चेक करे, या हो सकता है कि कोई ऐसा ईस्टर्न साइड का टीचर चेक करे। उसे क्या पता कि बी डब्ल्यू डब्ल्यू डी स्लैश डब्ल्यू को बिटवीन कहा जाता है हमारे बिहार में, या विकास सर इस्तेमाल करते हैं बी डब्ल्यू डब्ल्यू बिटवीन को बिटवीन बोलते हैं। उन्हें नहीं पता, आप उन्हें बताएंगे तब जाके उनको समझ में आएगा। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको बताना पड़े। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है इसको हम लोगों ने बोल दिया था डिस्टेंस, लेकिन जब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा तो वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। और याद रखिएगा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट विल बी ऑलवेज, यहाँ पे टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं ऑलवेज, ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन छूट गया, सॉरी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको ज्वाइन करने वाले को ही हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमेशा जब भी आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो पहला आपको ढूंढना क्या है उसमें कि उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। आंख बंद करके एक ही काम करना है इसमें, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। उसके बाद जो करना है वो अपन लोग करेंगे। वो अलग बात है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये x मीटर है, ये y मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद पता चला कि ये लेंथ हम लोग कैसे निकालें। तो सिंपल तरीका यही है कि आप इसके लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये कोई सर्कुलर मोशन है, इनिशियल पोजीशन हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ए से बी आता है, तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और सीधे सीधे ये दिख रहा है कि ये डायमीटर के बराबर है, ये दिख रहा है कि डायमीटर के बराबर है, या कह लीजिए कि 2 इंटू रेडियस के बराबर है, 2r के बराबर है, कह सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स होता है, एट दैट लाइन शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधा लाइन होना चाहिए। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वो ये था कि ये डिस्टेंस जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये जो होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ये थोड़ा सा लंबा रिवीजन चलेगा, या बोल सकते हो कि ये इसका रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रिवीजन रखते हैं। होपफुली कि ये आप लोगों को टोटल चीज रिमाइंड हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, यू मे आस्क योर डाउट राइट नाउ, अभी के अभी पूछ लीजिए। होना तो नहीं चाहिए पर फिर भी कोई समस्या, कोई तकलीफ? सर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट समझा दीजिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया हिमांशु, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है,
अगर वो काफी लंबा चौड़ा हो, है ना, इमेजिन करिए कि आप एक गाड़ी में जा रहे हो, एक ऐसे कार में आप ट्रेवल कर रहे हो, इस कार का लंबाई है, यहाँ से जो लेंथ है ये लगभग 8 फीट है, और आप बेगूसराय से चलना स्टार्ट करते हो और पटना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, तो डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया पटना से और बेगूसराय का दूरी लगभग कितना ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर, है ना। 100 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 100,000 मीटर, बोले तो 1,00,000 मीटर के बराबर हो गया, है ना। और अगर 8 फीट को अगर हम लोग मीटर में बदलें तो ये लगभग आपका 2 फीट 2.5 फीट के आसपास ये आ जाएगा, है ना, सॉरी 2.5 मीटर के आसपास ये आ जाएगा। अब हिमांशु आप बताइए कि अगर मैं 1,00,000 मीटर में 2.5 मीटर जोड़ दूं या घटा दूं या कुछ भी ना करूं, तो क्या आपके कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, बताइए। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 1,00,000 प्लस 2.5, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इतना होगा। Yes, sir. अब बताइए कि 1,00,000 और 1,00,000 2.5, इसमें और इसमें इस 2.5 को ऐड करना या ना करना, इससे हमारे कैलकुलेशन पे क्या जबरदस्त इफेक्ट आएगा, No, नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो क्या हम लोग इसके लेंथ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते 1,00,000 रुपया में से 2 रुपया भुला जाएगा तो 2 दिन खाना नहीं खाएगा, खाएगा सर। खाएगा। आएंगे सर। तो 2.5 रुपया अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, आगे का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब क्या हो गया कि क्या हम लोग इसके लेंथ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 100 किलोमीटर, गाड़ी का लंबाई है 2 मीटर, छोड़ो ना उसको, रहने दो, 2 मीटर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कब फर्क पड़ेगा, गाड़ी का लंबाई है 2 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो 10 मीटर, फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 प्लस 2 12 होता है, 10 प्लस 2 12 होता है, यहाँ पर डिफरेंस है। मतलब अगर आपके पास आमदनी है 300 रुपया का, उसमें से 2-3 रुपया चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आमदनी है 300 रुपया का, उसमें से 100 रुपया भुला जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। वही चीज है हिमांशु, यहाँ पर सिर्फ मतलब इस चीज से कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आप अपने बॉडी का डायमेंशन को भूल जाइए, नेग्लेक्ट कीजिए उसको, और वो मान लीजिए कि वो एक पॉइंट है। पॉइंट क्यों, क्योंकि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना हाइट होता है, कुछ नहीं होता, इसलिए उसको मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभिषेक वीडियो ऑन है, ठीक है, क्लियर सबको, आपको Yes. डाउट, ओके। सो चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ पर इंट